एडवोकेट सल्लल्लाहु ताला को मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ और मदारिस के ताल्लुक़ से अपने तजर्बात को और क़ानूनी जो पेचीदगियां हैं और क़ानूनी जो निकात हैं उनको हमारे सामने पेश करें। वक्त की क़िल्लत है, इसलिए 20 मिनट का वक्त मैं उन्हें अता करता हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि वह अपनी बात 20 मिनट में पूरी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। आज का ये तहफ़्फ़ुज़ मदारिस के उन्वान से इतना बड़ा इज्तिमा लोगों को ये बताने के लिए काफ़ी है कि मुसलमान अपने मजहबी तशख़्ख़ुसात पर समझौता नहीं कर सकता। मुझे चंद कानूनी चीज़ें आईन हिंद के हवाले से, मदारिस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग स्टेट हाई कोर्ट्स के हवाले से जो जजमेंट पिछले कई सालों में सामने आए हैं उन पर मुख्तसर रोशनी डालनी। ये बात सबको समझनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने, कायदीन ने आज़ादी की जो लंबी लड़ाई लड़ी थी, जुल्म के ख़िलाफ़, तशद्दुद के ख़िलाफ़, नफ़रत के ख़िलाफ़, अत्याचार और अन्याय के ख़िलाफ़, जब 1947 में उस लड़ाई में हमें फ़तह हासिल हुई थी तो उस वक्त की क़यादत ने ये तय किया था कि इस मुल्क के अंदर एक आईन होगा, संविधान होगा, दुस्तूर होगा। ये दुस्तूर उस भारत को दुनिया के सामने पेश करेगा जिस भारत का तसव्वुर उस मर्द मुजाहिद ने किया था जब वो अपनी गर्दन को फांसी के फंदे पर लटकाने जा रहा था। जिस भारत का सपना उसने देखा था, उस भारत को इस देश के आईन और संविधान की लाइनों में दर्शाया जाए। और ये तय किया गया, डॉक्टर अंबेडकर साहब की क़यादत में मुल्क का आईन बना और मुत्तफ़क़ा तौर पर यह कहा गया कि इस मुल्क का संविधान सुप्रीम है, आईन सबसे ऊपर है। सारी हुकूमतें, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो, सब इस आईन के अंदर चलेंगी। किसी को इस आईन को पसे पुश्त डालने का इख्तियार नहीं होगा। अगर आप देखेंगे भारत के संविधान के प्रियम्बल को, प्रस्तावना को, तो उसमें बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर सरकारें वो होंगी जिनका कोई मजहब नहीं होगा। आबादी के दरमियान में मजहब के नाम पर, नस्ल के नाम पर, ज़बान के नाम पर कोई फ़र्क और भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस संविधान ने एक रोशन मुस्तक़बिल का रास्ता दिखाया था। इसी संविधान ने मुसलमानों को मजहबी इदारे चलाने का मुकम्मल इख्तियार दिया था। मैंने शाम की मजलिस में भी अर्ज़ किया था कि भारत के संविधान में अगर आर्टिकल 25 है जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, भारत के संविधान में अगर 26 है, 29 है, तो भारत के संविधान में आर्टिकल 30 भी है जो फंडामेंटल राइट, बुनियादी हुकूक का हिस्सा है।
जिसमें मुल्क की माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को ज़बान की बुनियाद पर और मज़हब की बुनियाद पर न सिर्फ तालीमी इदारे बनाने का इख्तियार दिया गया है, बल्कि उनका संचालन करने का भी इख्तियार उन्हीं अक़लियतों के मजहबी इदारों को दिया गया। ये इस मुल्क के आईन का एक इम्तियाज़ है। दुनिया में आप बहुत सारे संविधान पढ़ेंगे, वो आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन से आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन ये आपके अकाबिरीन की खिदमत, कुर्बानियाँ और जिद्दोजहद का नतीजा था कि भारत के संविधान में अगर एक तरफ आर्टिकल 25 को जिक्र किया गया तो दूसरी तरफ 29 और 30 को भी जिक्र किया, और सारे ऐसे दरवाज़ों को बंद कर दिया जो अक़लियतों के, माइनॉरिटीज़ के तालीमी इदारों को गैर महफूज करने वाले थे। इसी सिलसिले में इस मुल्क के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, पार्लियामेंट में पेश किया गया, दोनों सदनों से उसको पास करके 2010 में भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन उस एक्ट में किसी भी मजहबी इदारे को एक्ट से बाहर नहीं किया गया था, मदारिस को भी शामिल किया गया था, ज़बान की बुनियाद पर बनने वाले इदारों को भी शामिल किया गया था। उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद की क़यादत ने कांग्रेस की सरकार के सामने ये कहा था कि आप हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हम आपके रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का हिस्सा बने, आपकी सरकार से मंजूरी लें, आपके बोर्ड से मान्यता लें, इस पर आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह जवाब दिया गया कि साहब मदरसों को इससे बाहर कर दिया गया है, लेकिन आपकी क़यादत ने, जमीयत उलमाए हिंद की उस वक्त की लीडरशिप ने यह कहा कि हम आपकी ज़बानी बातों पर एतमाद नहीं करेंगे, आप आरटीई में अमेंडमेंट करिए, पार्लियामेंट में लाइए और कानूनी तौर पर मदारिस को इससे बाहर निकालिए। तो 2012 में भारत की संसद में आरटीई में अमेंडमेंट किया गया और मदारिस को और वैदिक पाठशालाओं को आरटीई से बाहर किया गया, और कानून मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क का आईन मजहबी इदारों को, चाहे वो ज़बान की बुनियाद पर हो या रिलीजन की बुनियाद पर हो, उनको ये फ्रीडम देता है कि वो अपने तालीमी इदारे चलाएं। अगर हम मदारिस को और गुरुकुल को आरटीई में शामिल करते हैं तो हम अक़लियतों के हुकूक के साथ खिलवाड़ करेंगे। इसलिए सरकार ने 2012 में आरटीई एक्ट में अमेंडमेंट करके मदरसों को और वैदिक पाठशालाओं को उससे मुस्तस्ना कर दिया, बाहर कर दिया। अब इसी पर बस नहीं हुआ, उस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और यह कहा गया कि आर्टिकल 15 का 21A का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, कहा गया साहब आप इससे मदरसों को अलग नहीं करेंगे। मदरसों को अलग करना संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का काम एक्ट बनाना नहीं है, कानून बनाना नहीं है, बल्कि इस मुल्क की अदालतों का काम कानून की सही तशरीह करना है। अगर कोई असेंबली कानून बनाती है या पार्लियामेंट कानून बनाती है तो अब स्टेट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको संविधान के तराजू पर तोलते हैं और ये तय करते हैं आया ये कि एक्ट आईन के मुताबिक है या आईन के मुखालिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस की और इस बहस में जो चैलेंज किया गया था वो इस एक्ट की संवैधानिकता को, इसकी आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया था। लेकिन आपको हैरत होगी, सबको मालूम होना चाहिए कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने
परमावती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया कि आरटीई एक्ट से मदारिस और वैदिक पाठशालाओं को निकालना ये भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करता है, बल्कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटीज को जो इख्तियार दिया है मजहब की बुनियाद पर, उस इख्तियार की हिफाजत करता है। अमेंडमेंट भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर भी लगा दी, वाज़ेह कर दिया 224 की तरह के इसमें कोई आपकी आईनी हैसियत मजरूह नहीं हो रही है। और 5 जजों की बेंच के फैसले के बाद मामला शांत पड़ गया। फिर दोबारा कोई चैलेंज किसी स्टेट हाई कोर्ट में नहीं किया गया या सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 23/10/2023 को मुजफ्फरनगर, अमेठी, रायबरेली समेत 17 डिस्ट्रिक्ट में आरटीई के नोटिस मदरसों को दिए गए। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम के हुक्म पर हमारी पूरी लीगल सेल ने उसका जवाब तैयार किया। और आपको हैरत होगी, उन्होंने 3 दिन का वक्त दिया था, या तो मान्यता ले लो या मदरसों को बंद कर दो। हमने जब जवाब दिया कि आरटीई एक्ट में हम बाहर हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है, तो 3 दिन के अंदर जिन सरकारी अधिकारियों ने नोटिस दिया था, दूसरे दिन उन्होंने दूसरा नोटिस दिया और अपने पिछले नोटिस को रद्द कर दिया। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के इस काम से 2023 में लगभग 35 मदारिस को रिलीफ मिली, और उन्होंने ही दी है। एक दिन नोटिस दिया, दूसरे दिन रद्द कर दिया। उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा और 2024 में लाइन बदल करके, अब आरटीई एक्ट में तो कुछ बचा नहीं, तो अब एनसीपीसीआर वाली लाइन से दोबारा मदारिस को परेशान किया गया। बड़े पैमाने पर मदारिस के खिलाफ एक्शन लिया गया, बंद किया गया। उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद की क़यादत सामने आई और उत्तर प्रदेश के लीगल सेल ने इस पर काम किया, सभी नोटिस को जमा किया और हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने यही चीजें रखी जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि साहब ये खुली हुई डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की रूह पर आक्रमण है और हमें जो इख्तियारात और अधिकार भारत के आईन ने दिए हैं उन अधिकारों से हमें महरूम किया जा रहा है। आपको हैरत होगी कि एनसीपीसीआर के सभी नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने 21/10/2024 को चीफ जस्टिस ने खुद, उस वक्त डीवाई चंद्रचूड़ जी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी बेंच ने उनकी क़यादत में सिर्फ त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि भारत की सभी रियासतों में एनसीपीसीआर के सभी नोटिस को स्टे कर दिया और कहा कि इस तरह के नोटिस की कोई जरूरत नहीं। जमीयत उलमाए हिंद ने पैरवी की। उसके बाद उत्तर प्रदेश में न जाने कितने मदरसों के लोगों ने सील अपने आप तोड़ दी और वो जो टेरर और खौफ और दहशत थी वो लगभग खत्म हो गई। और उसी स्टे ऑर्डर के बाद उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव की तरफ से 20/12/2024 को सभी जिला अधिकारियों के नाम ये लेटर जारी किया गया और इस लेटर में ये कहा गया चूंकि जमीयत उलमाए हिंद और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के दोनों के दरमियान में केस अदालत उज़्मा में विचाराधीन है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर मंजूर शुदा मदारिस पर कार्रवाई करने वाले जितने नोटिस जारी किए थे तत्काल उन नोटिसों पर रोक लगा दी जाती। ये तो सरकार का आदेश है, विशेष सचिव का सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को है ये। लेकिन उसके बाद भी
मदरसों के खिलाफ ये क्रैकडाउन खत्म नहीं हुआ। अब आप बताइए, भारत के संविधान के आर्टिकल मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या मौजूद है, आरटीई से एक्सेप्शन का भारत के पार्लियामेंट का अमेंडमेंट मौजूद है, उसके बाद एनसीपीसीआर का स्टे मौजूद है, उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव का पत्र मौजूद है। अगर इसके बाद भी आप मदरसों से ये पूछते हो कि तुम्हें चलाने का अधिकार किसने दिया है, तो भारत के संविधान पर इससे बड़ा आक्रमण कुछ और नहीं हो सकता। और फिर ये बात कही जाती है कि साहब आप मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ हो, आप देश के बच्चों को मुख्य धारा से नहीं जोड़ते हो। आपको पूछना चाहिए, बुलंद आवाज में पूछना चाहिए कि बताओ भारत को आईआईटी किसने दिया? इस देश के एजुकेशन सिस्टम की बुनियादों को मजबूत करने वाली आईआईटी अगर भारत में किसी ने बनाई है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाई है, जो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आए थे, बल्कि इन्हीं मदारिस इस्लामिया का प्रोडक्ट थे। आप पूछिए दुनिया से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसने बनाया है? ये जो आरटीई की बात करते हैं, इस आरटीई का प्रपोजल भी मौलाना आज़ाद ने 1947 में रखा था। आप पूछिए कि धर्म के नाम पर जब दो मुल्कों को बनाया जा रहा था तो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी इन्हीं मदारिस के प्रोडक्ट थे। आप कहते हो मदरसे मॉडर्न एजुकेशन के खिलाफ हैं, ये देश को मुख्य धारा में पहुंचने से रोकते हैं। ये जमीयत उलमा हिंद की मुख्तसर सी खिदमात थी जो मैंने आपके सामने बयान की। अब दो बातें अर्ज करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इस वक्त भी जो श्रावस्ती में, महराजगंज में, बहराइच में, बस्ती में, इस पट्टी में जिस तरीके से मदारिस के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया है, जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम के हुक्म पर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और अगले कुछ दिनों में जमीयत उलमाए हिंद इन मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ और बका की लड़ाई लड़ते हुए आपको उत्तर प्रदेश के स्टेट हाई कोर्ट में नज़र आएगी। और हम हाई कोर्ट में जाकर के ये कहेंगे कि साहब इससे बड़ा संविधान पर आक्रमण और कुछ नहीं हो सकता है कि ये देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के रिलीजियस पॉइंटों को निशाना बना रहा है। और दूसरी और आखिरी बात, आपने सुना होगा कि साहब नक्शा पास नहीं है तो बंद कर दो, नक्शा आपका मंजूर नहीं है हम सील लगा देंगे। ये सब रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। अगर नक्शा मंजूर नहीं भी है, हमने मान भी लिया, तो आपको सील लगाने का अधिकार नहीं है बगैर लीगल प्रोसेस को फॉलो किए। ये कोई यहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हो रही है। आप नोटिस दीजिए, आप पूछिए उनसे कि आपका मानचित्र स्वीकृत है या नहीं, आपका नक्शा पास है या नहीं। उस सिलसिले में भी पूरे उत्तर प्रदेश के मदारिस के लिए जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर मोहतरम की क़यादत में हमारी लीगल सेल ने आर्किटेक्ट पैनल बनाया है, जिसमें 25 से ज़्यादा अलग अलग जनपदों के आर्किटेक्ट जुड़े हुए हैं। अगर कहीं भी किसी भी तरह की नक्शे की कोई परेशानी आपको आती है तो पब्लिक डोमेन में उसका नंबर जा चुका है, आप उस आर्किटेक्ट पैनल से राब्ता करके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मिल बैठने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।